बच्चों और बच्चियों, हम आपको आज आपकी अंग्रेज़ी की किताब जिसका पहला लेसन है अ गर्ल विथ बास्केट। अ गर्ल विथ बास्केट यानी टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस अमेरिकी थे, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और बहुत अच्छे राइटर रहे। हिंदुस्तान से उनको बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपना एक वाक़या यहाँ पर बयान किया है। वो कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं हिमालय के क्षेत्र में बसे हुए शहरों की ओर जाने के लिए नई दिल्ली से चला। जब वो हिंदुस्तान आए उसके बाद का वो वाक़या बयान कर रहे हैं। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे दिल्ली से बरेली तक तो ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर वहाँ से भी बरेली से रानीखेत तक कार से जाना था। फिर वो रानीखेत के बारे में बता रहे हैं कि रानीखेत जो है वो एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अंग्रेज़ों के ज़माने में वो एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ स्टेशन था जहाँ फौज रहती थी गर्मियों के नाते। लोकेटेड जो स्थित था ऑन 6000 फुट रिज, 6000 फुट के ऊंचे किनारे के ऊपर। अपोजिट आ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। हिमालय की चोटियाँ जो बर्फ़ से ढकी थीं, उनकी 125 फीट लंबी दूरी के क्षेत्र के अपोजिट ये शहर रानीखेत स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो। राइटर जिस ट्रेन से रानीखेत जा रहा था दिल्ली से, वो धीरे धीरे चल रही थी, लोकल ट्रेन होगी। एंड इज स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और रास्ते में पड़ने वाले तमाम स्टेशनों के ऊपर ये रुकती हुई जाती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन के ऊपर, हर स्टॉप पे, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं जिस डिब्बे में बैठा था उसके जो डिब्बे की खिड़की को झटके से खोलता था। तो स्विंग ओपन का मतलब है झटके से खोलना, और स्वंग ओपन खोला झटके से। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, फिर बाहर आके थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के ऊपर चहलकदमी करता था, चलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपुल। रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म थे उनके ऊपर काफ़ी भीड़ थी। कौन लोगों की भीड़ थी? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू सोल्जर्स। सिख थे, उसमें मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, सोल्जर्स, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट साधु सन्यासी मौलवी थे, पोर्टर्स और जो कुली लोग थे, बेगर्स कुछ भीख मांगने वाले भी थे, हाकर्स कुछ फेरी से घूम घूम कर सौदा बेचने वाले भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लेकिन उनमें सभी लगभग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लूज माने ढीला ढाला, वाइट माने सफ़ेद, गारमेंट्स माने कपड़ा लिबास, और वो सब करीब करीब ढीले ढाले सफ़ेद रंग के लिबास पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं लगभग 3 लोगों से जब बात करता था तो उनमें से कोई एक आदमी ऐसा मिलता था जो अंग्रेज़ी जानता होता था। राइटर के कहने का मतलब ये है कि चूँकि हमारी भाषा अंग्रेज़ी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मैं जिससे बात करूं वो भी अंग्रेज़ी जानने वाला हो, तभी तो वो समझा पाएगा ठीक से। लेकिन उनमें से 3-4 लोगों से बात करने के बाद उनमें कोई एक आदमी ऐसा मिलता था जो अंग्रेज़ी में उनसे बात कर सके, हु स्पोक इंग्लिश, जो उनसे अंग्रेज़ी में बात कर सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड माने संसार के, अफेयर्स माने मामलात, यानी हम लोगों से पूरी दुनिया के मामलात पे बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, मेजर माने बड़ा, टॉपिक माने विषय, और हर बड़े विषय के ऊपर भी उनसे बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे, जो उस दिन की ताज़ा खबरें होती थी उन पर भी। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है।
इसका मतलब ये होता है कि नब्ज को, किसी देश की नब्ज को टटोलना, यानी वहाँ के हालात के बारे में, वहाँ के लोगों की राय के बारे में, जो मुख्तलिफ लोगों के बारे में, हुकूमत के बारे में रखते हों, उनको समझना। तो राइटर कह रहा है कि मैं टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, यानी भारत देश के बारे में लोगों की राय को जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन को भी चेक करता था, समझता था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, कि अधिकारियों के रवैये के बारे में उनका क्या विचार है। एंड रिपोर्ट्स, और जो सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से रिपोर्टें छपती हैं, उनकी सच्चाई के ऊपर आवाम का क्या विचार है, आवाम क्या समझती है उसके बारे में। फिर तीसरा पैराग्राफ है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कह रहे हमारा रास्ता जो दिल्ली से रानीखेत होके जाता था, उसके बीच में जो क्षेत्र पड़ता था वो भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र था, और कृषि के एतबार से वो सबसे रिचेस्ट, सबसे मालदार क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, क्योंकि ये गंगा का मैदानी इलाका था, गंगा नदी का मैदानी इलाका था, जो बहुत उपजाऊ है, बहुत ज़रखेज़ है, कृषि के एतबार से बहुत संपन्न है। 1000 फीट एबव सी लेवल, और समुद्र से 1000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है, आसानी से ये समझें कि वो क्षेत्र जहाँ की आबो हवा, जहाँ का वायुमंडल जो है वो गर्म भी हो और नरमी लिए भी हो, मरतूब भी हो और गर्म भी हो, जिसको ठेठ हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय इलाका। फिर कह रहे हैं कि गंगा वाज ब्राउन सील्ड, गंगा की जो सील्ड कहते हैं कि बाढ़ में जो मिट्टी बह आती है वो सील्ट है। गंगा के साथ पानी से जो बही हुई मिट्टी थी वो ब्राउन थी, भूरे रंग की थी। सोलन विथ फ्लड वाटर्स, क्योंकि सोलन माने उफान पर थी, विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी के नाते, अर्थात उस वक्त गंगा नदी में बाढ़ आई हुई होगी, इसलिए उस बाढ़ के साथ जो मिट्टी आई थी वो भी ब्राउन रंग की सील्ट थी। और इट्स ओवरफ्लो, और गंगा का जो उफान था, ओवरफ्लो माने उफान, ऊपर तक बहता हुआ पानी। इनंडेटेड माने जलमग्न करना, पानी में गर्क कर देना। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, यानी उस गंगा के बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ जो है वो राइस की फसल, राइस माने चावल, लेकिन यहाँ राइस का मतलब होगा धान, धान की फसल, जिससे चावल निकलता है अल्टीमेटली, ये चीज़ सही है। तो वो कह रहे हैं कि धान की फसल हजारों एकड़ जो है वो गंगा नदी के पानी में बाढ़ के कारण गर्काब हो गई थी, डूब गई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर घास के बड़े बड़े जंगल थे। हायर देन अ मैन्स हेड, जिनकी ऊंचाई इंसान के सर, यानी 6 फीट तक थी, पूरा इंसान के सर तक उनकी ऊंचाई थी। एंड अनब्रोकन, और जिनका सिलसिला नहीं टूटता था, अनब्रोकन नहीं टूटता था, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। हाँ, कहीं कहीं पर, ऑकेजनल माने इत्तिफाक से, कहीं कहीं पर, क्लम्प माने झुंड, ऑफ ट्रीज, जब पेड़ों के झुंड कहीं कहीं पर उस घास के मैदान में आ जाते थे तो लगता था कि वहाँ पर घास के बजाय उन पेड़ों की झुंड है, पेड़ों के बाग हैं। बाकी हर जगह घास के लंबे मैदानों का एक सिलसिला था। फिर क्या कह रहे हैं कि द होम ऑफ टाइगर्स, जिनमें टाइगर्स रहते थे, चीते रहते थे, एलिफेंट्स हाथी रहते थे, पाइथन्स अजगर सांप रहते थे, एंड कोबरा, और बड़े बड़े जो है जहरीले सांप रहते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, एवरीवेयर इल्स माने वहाँ हर जगह, चारों तरफ, फ्लैट माने चौरस, समतल ज़मीन थी। रनिंग टू दी होराइज़न, एक होराइज़न कहते हैं कि अगर आप सामने देखें तो आपको लगेगा कि कुछ आगे पे जाके ज़मीन से आसमान मिला हुआ है, तो उस ज़मीन और आसमान के मिलाप के स्थान को होराइज़न या क्षितिज कहते हैं, अर्थात जहाँ तक आप देखते वहाँ तक की ज़मीन आपको फ्लैट, समतल नज़र आती है।
बट डॉटेड, डॉटेड मतलब कहीं कहीं कोई पेड़ लगा हो या कोई चीज़ लगा दी जाए वो है, बट डॉटेड हियर एंड देयर, हियर देयर, जहाँ तहाँ, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ या दूसरे पेड़ जिसको हम जो पीपल का पेड़ कहते हैं वो लगे हुए थे। आर बाई रोज ऑफ पार्कर ट्रीज, पाकर ट्रीज या पाकर एक जंगली पेड़ होते हैं, उनकी कहीं कहीं पे हमें कतारें नजर आते हैं। रोज माने कतार, पाकर एक पेड़ का नाम है। शेप्ड, जिनका रूप था, जिनका आकार था, जिनकी बनावट थी, लाइक एल्म्स, एल्म्स भी एक पेड़ है, पहाड़ों के दामन मिलता है, जंगलों में मिलता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसके जो तने थे वो बड़े बड़े मोटे थे और ट्विस्टेड थे, इन घूमे हुए थे, मुड़े हुए थे। हॉट, गरम, ह्यूमिड, नमी लिए हुए, एयर, हवा, वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण से पश्चिम की ओर जो हवा चल रही थी वो गर्म भी थी और नमी लिए हुए थी। मंकीज, सम ऑफ द मदर, बंदर जिनमें कुछ मादा बंदर थी यानी बंदरियाँ थी, विद बेबीज क्लिंगिंग, क्लिंग माने चिमटाना, जो अपने बच्चों को अपने पेट से, अपनी पीठ से चिमटाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो उस पेड़ों के नीचे कभी कूदती थी, कभी दौड़ती थी, और कभी पेड़ के ऊपर। स्वंग ऑफ सम ट्रीज, स्विंग का मतलब है पेड़ के ऊपर चढ़ के झूलना, लटकना, जैसे बंदरों की आदत होती है। यानी कभी वो उन पेड़ों पर चढ़ के उनकी शाख को पकड़ के लटक के झूलते रहते थे, कभी उनके नीचे आते थे। वो इस असल में वो फूड खाने की तलाश में बंदर ऐसा कर रहे थे। द विलेजेस, वो गांव, वी पास्ट, जिनसे होके हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काऊ डंग, काऊ डंग माने गोबर होता है। यानी जिन गांवों से होके हम गुजर रहे थे उनकी जो घर थे वो ज़्यादातर कच्चे थे, उनकी दीवारें जो थी तो वो मिट्टी थी, गोबर मिला के मिट्टी से बनी हुई थी, जैसे आमतौर से देहातों में होता ही है। दियर पीक्ड रूफ, पीक्ड माने उभरी हुई चोटीदार, रूफ माने छतें, वर्थ है छाई हुई थी, यानी छप्पर रखे हुए होंगे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बड़े बड़े बंडल, बोझ, टाइड टू द बम्बू पोल्स, वो बांस के लट्ठों के ऊपर रख के बांध दिए गए होंगे, जैसे आमतौर से देहातों में छप्पर रखा जाता है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और उन घास के जो पूरे होते हैं, घास के जो झुंड होते हैं, उनको उन रैफ्टर्स के ऊपर, यानी उन जो बड़े बड़े घास के लट्ठे थे उनको वो टट्टर सा बना के उनके ऊपर घास फैला दी गई थी, ये वो कह रहे हैं। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन माने कद्दू की, वाइन्स माने बेले, दैट ग्रो ओवर देम, और उन घास उसको छप्पर के ऊपर कद्दू की बेलें भी, जैसे किसान लोग देहातों में उमूमन देखा गया है ना कि वो पेड़ के ऊपर लौकी लगा देते हैं, कद्दू लगा देते हैं, अरे पेड़ के ऊपर नहीं, अपने घरों के छप्पर के ऊपर या छतों के ऊपर। वही स्थिति इसमें भी रही कि वहाँ पे उनके छतों के ऊपर कद्दू की बेलें खिली हुई थी। और फिर क्या था, ट्रेलिंग, हाँ, वर इन ब्लूम, ब्लूम माने फूलों का आना, बौर का आना, यानी फूल और बौर उसमें आ रहे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, ट्रेल कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक धारी बन जाना, और स्टिक्स माने धारियाँ, यानी जब वो बेलें ऊपर से लटकती थी, नीचे आती थी, तो लगता था कि ये धारियाँ लटक रही हैं। ऑफ येलो, पीली, ओवर ड्रेप वास, ड्रेप माने नीरस भद्दी दीवारों के ऊपर पीली पीली जो धारियाँ लटक रही हैं। फिर क्या हुआ, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर, अब राइटर अपनी बात बता रहा है कि ये सब तो हमारे साथ होता रहा, हम सब देखते रहे, लेकिन अब जो ख़ास चीज़ उसके साथ हो रही है उसका वो जिक्र करने जा रहा है। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन के ऊपर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, लोगों से बात करने का जो मेरा एक
प्रोग्राम था या जो रूटीन था उसमें बाधा पड़ गई, इंटरप्टेड, बाधा पड़ गई। क्यों? एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उस रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरा, अलाइटेड माने उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, नौजवान या बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। गेदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। फिर क्या हुआ? देवर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियाँ बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, नरकुल की टोकरियाँ। विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, जिनकी डिज़ाइन, जिनकी बनावट बहुत ही आसान भी थी और लुभावनी भी थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे ताकि लोग देखें, खरीदने वाले देखें और फिर उनके पास पहुंच के उनकी टोकरी लें। शाउटिंग वर्ड्स, और ऐसे शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, जिनको मैं समझ नहीं सका, क्योंकि राइटर इंग्लिश जानता था ना, और वो लोग लोकल भाषा में, हिंदी में बोल रहे होंगे। तो राइटर कह रहा कि मैं उनकी बात को समझ तो नहीं सका, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, कन्वेइंग माने मुझ तक पहुँचाना, अनमिस्टेकेबली माने निश्चित रूप से, दियर डिज़ायर अपनी इच्छा। तो उनकी इच्छा क्या थी? कि किसी तरह से हमारी टोकरियाँ ये आदमी ख़रीद ले। तो इन्होंने कहा कि मैं ये समझा कि वो मुझसे अपनी टोकरियों को ख़रीदने के लिए विनती कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, पनाहगुज़ीन बच्चे। क्योंकि जब पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिग्रीड, सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 100,000, सैकड़ों हजार लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। पुल्ड अप रूट माने घर बार छोड़ दिया अपना। एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंस, और अपना आशियाना बदल दिया, यानी पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान चले आए। 9 मिलियन, 90 लाख, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 9 मिलियंस मीन 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, और भारत आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, फैनेटिज्म माने होता है कट्टरपंथ, क्योंकि वहाँ ये था उनके लिए कि कहीं धार्मिक कट्टरवादिता के नाते हमें यहाँ लोग नुकसान न पहुँचा दें, मार न डालें, इसलिए वो लोग वहाँ से इस खौफ से चले आए थे। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, शुरू में ही, जब टू स्टार्ट विथ शुरू में ही वो गरीब लोग थे जब वो वहाँ से चले थे। तो देवर पुअरर, और गरीब होते चले गए, और गरीब होते चले गए, क्योंकि जो जो सामान उनके पास था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रेक, जब उन्होंने अपना लंबा रास्ता तय करना शुरू किया तो रास्ते में धीरे धीरे जो उनके पास था भी वो भी ख़त्म हो गया। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो भी वो अपने साथ लेकर चल सकते थे, वॉज अ बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा बहुत खाने का सामान था। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग, बिलोंगिंग से माने सामान, कपड़े लत्ते, इस तरह की चीज़ें थोड़े बहुत थी उनके पास। सून दे वर आउट ऑफ फूड, तो बी आउट ऑफ फूड का मतलब है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ये जल्दी ही उनके पास जो खाने का सामान था वो ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, पाकिस्तान से भारत में शरण लेने के लिए चलने के कुछ ही दिनों के बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वो भूख से निढाल होकर रास्ते के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के नाते, अर्थात भूख से निढाल होकर रास्ते के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड, फिर मरने लगे। वेयर दे फेल, जहाँ वो गिरते थे फिर वहीं पे उनकी जान निकल जाती थी। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, कहते वो बच्चे जो उन टोकरियों को बेच रहे थे, जो अपने बनाए हुए सामान को बेच रहे थे, वो उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान पनाह लेने के लिए आए थे।
दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव, वो हों चाहे उनके माता पिता हों चाहे उनके रिलेटिव सगे संबंधी हों, हैड गेदर्ड इन सिटीज़, वो भारत के शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल कहते हैं टेम्परेरी जो दुकान लगाते हैं ना, बांस गाड़ के इस तरह करके, तो उन्होंने अपनी टेम्परेरी दुकानें लगा दी थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सिंपल माने छोटी मोटी आसान सी चीज़ों को बनाते थे वो। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, वो कोशिश ये करते थे कि हम इसको मार्केट में बेच के कम से कम अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे तो पा जाएं, ताकि उनसे गल्ला ख़रीद के हम अपने पेट की आग को बुझा सकें। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उस मार्केट में जहाँ पहले ही से बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, परेशान हाल लोग थे, वहाँ उन्होंने भी अपने मुकद्दर को आजमाने की शुरुआत की। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वो रहते थे कपड़ों के और घास फूस के छप्पर के झोपड़ों में। डैड लाइन द स्ट्रीट्स, और वो उनके झोपड़े या वो उनके तंबू जो है वो रास्तों के किनारे लगाए हुए थे। द पेजेंट्स, पीजेंट्स माने होता है किसान, खेती किसानी करने वाले लोग, गांव के लोग, ये सब पीजेंट्स में आ जाएंगे, चाहे वो खेती करने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो। अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन जो पनाह गुज़ीन लोग थे, शरणार्थी थे, उनमें जो किसानी करने वाले लोग थे, हैड बीन कस्टम टू लिटिल ऑफ दियर लाइफ्स, तो वो बहुत थोड़े से पैसे में गुजर बसर करने के आदी थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषि पर आधारित रहने वाले परिवार की जो सालाना इनकम है वो क्या थी, डज नॉट एक्सीड, इससे अधिक नहीं होती थी, इससे, और ऑन एन एवरेज $100 a ईयर, $100 साल में उनको मिलते थे, यानी $4 समझ लीजिए कि प्रतिदिन उनके हिसाब से पड़ा। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड माने जो अकुशल हो, जो ज़्यादा किसी चीज़ में माहिर न हो, मजदूरी सिर्फ कर सके, उसको कहते हैं अकुशल। लेबर माने मजदूर, एवरेज माने जो उनकी औसत। मेक्स 30 सेंट्स अ डे, वो 30 सेंट्स, एक सिक्का का नाम है, एक दिन में कमा लेता था। आर दैन लेस $2 a वीक, या ये कह लीजिए एक दिन में नहीं बल्कि एक हफ्ते में वो $2 से भी कम कमा पाते थे। देयर इज़ 1 मील अ डे, मील माने पका हुआ भोजन, एक दिन में उनको समझ लीजिए एक ही टाइम खाना मिलता था। फिर क्या होता था, एन ओनियन, वो भी खाना कैसा, ओनियन माने प्याज कटा हुआ। अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के 1-2 टुकड़े। अ बाउल ऑफ पल्स, पल्स माने दाल, बाउल माने कटोरा, 1 कटोरा दाल, विद मिल्क, थोड़ा सा दूध। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद कभी कभी उनको बकरी के दूध की पनीर भी मिल जाती थी। नो टी, नो कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी का, चाय और कॉफ़ी का तो सवाल ही नहीं है। नो फैट, और न तो कोई चिकनी चीज़ मिलती थी। नो स्वीट्स, न तो मिठाई मिलती थी। नो मीट, न तो उन्हें गोश्त मिलता था खाने को, इसलिए कि उनकी आमदनी इतनी कम थी कि ये संभव ही नहीं था कि वो अपनी इतनी सीमित आमदनी में एक अच्छा भोजन कर सकें। $100 a year इज़ नॉट $2 a week, साल में $100 एक हफ्ते में $2 के बराबर हुआ, उससे भी कम हुआ। येट इवन डेट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, फिर भी इतना कम धन यानी $2 भी हफ्ते में पैदा करना, कमा लेना, इज़ हार्ड टू अर्न, मुश्किल है कमा लेना। काहे से, बाई सेलिंग बास्केट्स, उन टोकरियों को बेच के $2 हफ्ते में कमाना भी उनके लिए मुश्किल था। 2 people too poor to buy them, क्योंकि वो उन लोगों के हाथ बेचते थे ना जो बहुत गरीब पहले ही थे, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की स्थिति जो थी वो भी बहुत ख़राब थी। तो वो शरारती जो आए थे तो हमारे देश के नागरिकों के हाथ बेचना चाहते तो जो सामान, तो वो भी ख़रीदने की स्थिति में हम नहीं थे ना, तो इसलिए उन गरीबों के बीच में अपना सामान बेच के
उनके लिए हफ्ते में $2 कमाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। That no doubt is the reason, यही कारण था कि these little children descended on me, descend मुझके ऊपर टूट पड़े, घेर लिया मुझको, like locust, locust में टिड्डी के समान। जब उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज है तो वो उन्होंने समझा कि ये मालदार होगा, तो वो मेरे इर्द गिर्द टिड्डी के समान जुट गए कि हाँ ये कुछ हमसे सामान खरीद सकता है। एज एन अमेरिकन, क्योंकि मैं तो एक अमेरिका रहने वाला था, वाज डाउटफुल द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, प्रोमिसिंग माने होनहार, लाभदायक, उम्मीद को बढ़ाने वाली, मार्केट माने खरीदार, कि मैं उनके लिए, जिन्होंने मुझे देखा था वो ये समझ रहे थे कि ये हमसे अच्छा खासा सामान खरीदेगा, इसीलिए वो हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। आगे देखिए, आई बॉट 1 टेनी बास्केट, कह रहे हैं कि मैंने उसे एक छोटी सी टोकरी खरीदी, टेनी छोटी टोकरी खरीदी, अ फ्यू आना, 1-2 आने में, और अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी टोकरी फलों को रखने के लिए खरीदी, फॉर अ बिट मोर, 1 आने से कुछ ज़्यादा में, 1.25 आना 1.5 आने में, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, एक सुंदर पुराने कागज़ की बनी हुई बास्केट, फॉर अ रूपी, 1 रुपये में खरीदी, और फिर अ लवली सेविंग बास्केट, एक सुंदर सिलाई मशीन रखने वाली टोकरी को मैंने खरीदी, फॉर अ रूपी, 1 रुपये में, अ फ्यू फैंस, और कुछ पंखे हाथ से झलने वाले, फॉर एन अन्ना और 2 अपीस, 1 या 2 आना अदद के हिसाब से, पीस माने अदद, यानी 1-2 आने में वो अच्छे पंखे भी हाथ के देते थे। माई आर्म्स वर फिल्ड विद, अब मैं उनको लटकाता रहा अपने दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर, लेकिन धीरे धीरे मेरी भुजाएं सामान से भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और अभी जो है 50 सेंट भी मेरे खर्च नहीं हुए थे कि मुझे इतना ज़्यादा सामान मिल गया। फिर क्या हुआ, द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे गुजर रहे थे आवाज़ लगाते हुए, फेरी लगाते हुए, शाउटिंग दियर वेयर्स, अपने बर्तनों, अपने सामानों की बातें में, कि ये ख़रीद लीजिए, वो ख़रीद लीजिए, नाम लेके पुकार रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, और मैं तो उनके बीच एक कैदी की तरह से घिरा हुआ खड़ा था। अनेबल टू मूव, हिलना डुलना भी मेरे लिए मुश्किल था। द मोस्ट, उसी में से अब देखिए एक क्लाइमेक्स पे ये पहुंच रहे हैं, द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट माने बहुत मेहनती, सबसे मेहनती, एग्रेसिव माने आक्रामक, यानी जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो अपना सामान बेचने के लिए, वेंडर माने सामान बेचने वाला, वाज या बेचने वाली, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक बच्ची थी, जो बड़ी ही आक्रामकता के साथ, बड़े ही जोश और खरोश के साथ चाहती थी कि किसी तरह से मैं उसका सामान खरीद लूँ। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी जिसमें हैंडल भी लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रूपी एंड हाफ, अ रूपी एंड हाफ का मतलब है 1.5, वो 1.5 रुपया चाहती थी फॉर इट, इसके लिए, इस बास्केट के लिए, इस टोकरी के वो 1.5 रुपया मांगती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, या अमेरिकन सिक्के में कहें तो आप 30 सेंट कह लें, चाह रही थी इसके बदले। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर मतलब जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ अपनी बात रख रही हो कि साहब हमारा ये सामान खरीद लीजिए। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, और उस बच्ची की आंखों में आंसू भी थे। सोचिए पहले, ये गोया कि उसकी पूरी तस्वीर खींच रहे हैं। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीडेड अपनी बात कहना, समझाना, प्रार्थना करना, एंड बेग्ड, और प्रार्थना किया, इन टून्स, उस अंदाज से, यानी मेरा सामान खरीद लीजिए, इतनी ज़्यादा मिन्नत की, समाजत की, इतनी खुशामद से कह रही थी वो कि डैट वुड रिंग एनी हार्ट, रिंग माने निचोड़ना वैसे होता है, हार्ट माने दिल का निचोड़ना, लेकिन यहाँ एक मुहावरे में होगा, दिल के निचोड़ने का मतलब है दिल का भर आना, प्रभावित करना, यानी उसकी बातों से हर आदमी प्रभावित ज़रूर हो जाता, मुतासिर हो जाता उसके दर्द से,
तो मैं भी मुतासर हुआ, मैं भी प्रभावित हुआ। फिर क्या हुआ, माई आर्म्स वर फुल, चूँकि मेरी भुजाएं सामान से भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास जगह नहीं थी। रूम का मतलब यहाँ पे होगा जगह, जगह नहीं बची थी सामान को टांगने के लिए। लेट अलोन एनी नीड, और न तो मुझे कोई अब ज़रूरत भी थी सामान की। फॉर अनदर बास्केट, दूसरे किसी बास्केट की, टोकरी की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने जो बाएं कंधे के ऊपर इन सामानों को टांग रखा था, इनको मैंने ठीक किया, इनका मैंने बैलेंस बराबर किया कि दोनों तरफ ये बराबर लटके, ताकि मुझे ले चलने में आसानी हो। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने जेब के, अपने कोट के दाहिने जेब, कोट की दाहिनी जेब में मैंने अपना हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, हैंडफुल मैंने मुट्ठी भर, चेंज मैंने फुटकर सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग कुल मिला के वो 50 सेंट के बराबर होंगे। विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट, और फिर मैंने उस लड़की की जो टोकरी थी उसमें मैंने उसमें रख दिए। डैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंगली माने खुशामद के साथ, वो बच्ची जो टोकरी को मेरे सामने रखे हुए थे कि साहब इसे ले लीजिए, तो मैंने उस टोकरी को ख़रीदने के स्थिति में चूँकि नहीं था, सामान ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने उसको कुछ सिक्के देने की कोशिश की है, उसके टोकरी में रख दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं ये समझाना चाहता था डेट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी माने खैरात के रूप में, लेकिन खैरात के रूप में उसे इस टोकरी के बदले कुछ पैसे बिना टोकरी को खरीदे ही दे रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन आई रियलाइज एट वंस, तुरंत मुझे इस बात का एहसास हो गया, रियलाइज माने एहसास हो गया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कौन सी गलती, कौन सा अपराध मैंने कर दिया भाई, क्योंकि दिस चाइल्ड ऑफ 9 साल की ये बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, चीथड़ों में लपटी हुई, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख के किनारे खड़ी हुई, भूखी प्यासी, मैली कुचैली। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई, ने अपना सर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को उस टोकरी तक बढ़ाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, प्राइड माने गर्व, ग्रेशियसनेस माने सदाशयता, शराफत, पूरी सदाशयता के साथ, पूरे गर्व के साथ, उस जो एक महिला में होनी चाहिए उसके साथ उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, जो पैसा मैंने उसकी टोकरी में रखा था उसको उठा के उसने मुझे वापस कर दिया। There was only one thing I could do, अब मेरे पास एक ही चारा था जो मैं कर सकता था, वो क्या था? I bought the basket, अल्टीमेटली मैंने फिर वो बास्केट खरीद ली। She wiped her eyes, उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश माने तेज़ी से आगे बढ़ना, डाउन द प्लेटफॉर्म, आगे बढ़ के प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गई। हेडेड फॉर, फिर और आगे बढ़ी। ग्रास हट, ग्रास माने घास, हट माने झोपड़ा, और फिर घास फूस के एक झोपड़े में पहुंची। डैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, शायद उस रात उस झोपड़े में 30 सेंट जैसी धनराशि रखी गई होगी। आई टोल्ड दिस स्टोरी, अब देखिए वो बता रहे हैं कि मैं उस लड़की के स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से बहुत खुश हुआ, प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि मैंने इस घटना को आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली आके उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मैंने इस घटना का जिक्र किया। आई टोल्ड हिम, मैंने नेहरू जी से बताया, इट वॉज वन रीज़न, कि ये एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव, टू फॉल इन लव का मतलब होता है चाहने लगना। आई फॉल इन लव विद इंडिया, कि जिसकी वजह से मैं भारत के लोगों से प्रेम करता हूँ, भारत के लोगों के अंदर जो ये
स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की भावना है, जिसके दर्शन मुझे उस 9 साल बच्ची में हुए, उसने मुझे भारतीयों के साथ मेरी मोहब्बत को बढ़ा दिया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, अब राइटर कह रहा अंत में कि भारत में मैंने देखा लोगों को, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गाँव के गरीब लोग हों या बड़े बड़े पदों पर रहने वाले मालदार लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड न्यूली सेंस ऑफ डिसेंसी। हैव रखते हैं, प्राइड माने गर्व, उनको अपने देश पे, अपनी जात पे गर्व भी है। एंड लिवली सेंस ऑफ लिवली सेंस का मतलब होता है जीती जागती भावना। आप डिसेंसी माने शराफत, यानी शराफत की, और सिटीजनशिप माने नागरिकता की जीती जागती भावना उनके अंदर मौजूद है। दे आल्सो हैव अ पैशन, पैशन माने शौक, जज्बा, उनके अंदर एक शौक भी है, जज्बा भी है। फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए भी एक जज्बा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर कहते हैं गंदी बस्ती, झोपड़ी वाली बस्ती, यहाँ कोई अच्छी सुविधा न हो, तो ये गंदी बस्ती में पैदा होने वाली गरीब बच्ची। एंड इन पॉवर्टी, और गरीबी में भी पैदा होने वाली, गरीब बस्ती में, गरीब परिवार में पैदा होने वाली ये बच्ची। अनएजुकेटेड, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इन बोथ ग्रामर, ग्रामर का मतलब यहाँ हुआ किताबी ज्ञान, उसे न तो किताबी ज्ञान था एंड मैनर्स, और न उसे अच्छे संस्कार मिले थे, न उससे अच्छी आदतें बताई गई थी, दोनों से वो कोरी थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स माने एक झलक, उसको देख के या उसके आचरण से मुझे एक झलक मिल गई थी। ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की पुरजोश आत्मा, वार्म माने पुरजोश गर्म, सोल माने आत्मा, भारत की पुरजोश आत्मा की एक झलक मुझे मिल गई थी। अर्थात भारत के लोग आज़ादी के प्रति, स्वाभिमान के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति कितने सजग हैं, ये शिक्षा मुझे मिली। और फिर जीवन भर मैंने इसको सबसे बताया, और इस चीज़ की वजह से भारत के लोगों से मेरा प्रेम अगाध हो गया, बढ़ गया। अब आपको मैंने इसे हिंदी में समझा दिया है। सारे बच्चे और बच्चियों को अंग्रेज़ी में एक्सप्रेशन करना, चूँकि पेपर जब आएगा तो अंग्रेज़ी में आएगा, तो अंग्रेज़ी में एक्सप्रेशन करना होगा, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी इंग्लिश में लिखना होगा। एक मरतबा हमने आपको थोड़ा सा भाव, इसका अर्थ क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने अंग्रेज़ी में अर्थ समझा दिया है। अब मेरी ये कोशिश होगी कि अगले स्टेज में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होंगे, उनका विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखवा देंगे। लेकिन इससे पहले जो ग्लॉसरी है, यानी जो शब्द और उनके अर्थ हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, कठिन डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको एक कापी पे लिख लीजिए और फिर वो हमारे पास लाइए। हम आगे उसका प्रोनाउंसिएशन सही लिखवा देंगे, फिर उसकी मीनिंग लिखवा देंगे, उनको आप याद कर लीजिए। और इस प्रकार से जब आपके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी हो जाएगी, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन और ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में समझना आसान हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले दिन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट लेसन है, उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप सब लोगों।